गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। विद्या भारती एजुकेशन ग्रुप ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं मुकेश सामोता रसायन विज्ञान की 12th क्लास सॉलिड स्टेट अपना जो टॉपिक लेकर फिर से आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। इसमें अपने पहले जो पिछली क्लास थी उसमें जो पढ़ा था टॉपिक वो था इकाई कोष्टिका। क्या पढ़ा था? इकाई कोष्टिका। और इस इकाई कोष्टिका में देखते हैं क्या क्या पढ़ा था 2 मिनट के लिए। इकाई कोष्टिका में अपनी लास्ट जो टॉपिक था वो पढ़ा था प्रकार। क्या पढ़ा था? प्रकार। और प्रकार में अपन ने पढ़ा था सरल व केंद्रित। सरल व केंद्रित। और सरल व केंद्रित में केंद्रित के कितनी भाग? 3, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। इसमें था एससीसी जिसके आपको अवयवी कणों की संख्या देखनी थी। अवयवी कण कितने होते हैं, कैसे होते हैं, क्या नहीं। इसमें अवयवी कणों की संख्या 1 थी, इसमें अवयवी कणों की संख्या 2 थी, इसमें अवयवी कणों की संख्या 4 थी, इसमें अवयवी कणों की संख्या 2 थी। ये सारा का सारा मैंने आपको बता दिया था। याद करने का तरीका भी बताया था कि कैसे याद रखना है इन सब के अवयवी कणों की संख्या को। और याद रखने के लिए एस का मतलब सरल। सरल या सिंपल व्यक्ति कैसा होता है? हमेशा अकेला रहता है। बीसीसी का मतलब बॉडी कितने लोगों की मिली थी? 2। एफसीसी का मतलब फ्लक्स फेस पे कितनी? 4। और ये ईसीसी का मतलब एंड सेंटर कितने थे? 2। ऐसा मैंने याद करना भी आपको सिखाया था और जहां तक मैं आशा करता हूं याद हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है वो अपना है 7 क्रिस्टल सिस्टम। 7 क्रिस्टल सिस्टम, 7 क्रिस्टल तंत्र बोलते हैं जिसको। देखो क्या है क्या नहीं है 7 क्रिस्टल सिस्टम। हम जानते हैं कि एक क्रिस्टल जालक होता है, उसमें कोनों पर पाए जाते हैं क्या? अवयवी कण। कोनों पर क्या पाए जाते हैं? अवयवी कण। इसको अपन ने नाम दिया था सरल एकक कोष्टिका। इसको नाम दिया था सरल एकक कोष्टिका। तो जो सरल एकक कोष्टिका है, सरल एकक कोष्टिका, उस सरल एकक कोष्टिका में अवयवी जो कण होते हैं उनकी स्थिति को बताया था कोनों पर। सरल एकक कोष्टिका में 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह होते हैं। 7 प्रकार के क्रिस्टल समूह होते हैं जिनमें 14 प्रकार की एकक कोष्टिकाएं बनती हैं। ऐसा सर्वप्रथम एक वैज्ञानिक था जिसका नाम था ब्रेविज। ब्रेविज नामक वैज्ञानिक ने ऐसा पता लगाया था और ऐसा खोजा था, इसीलिए इन्हें क्या कह दिया? ब्रेवे जालक। ब्रेवे जालक, इन्हें कह दिया ब्रेवे जालक। और ब्रेवे जालक की संख्या कितनी होती है? 14। आपको याद रखना है, क्वेश्चन आया हुआ है 1 नंबर में। ब्रेवे जालक की संख्या कितनी? 14 होती है। और देखो अपन ये सारा का सारा 7 क्रिस्टल सिस्टम अभी बनाएंगे। इसको याद करने का एक आसान सा तरीका बताएंगे, ताकि वैसे याद करना थोड़ा कठिन होता है, लेकिन जैसे ही अपन पढ़ेंगे आपके अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करोगे तो आपके पूर्णतः क्लियर हो जाएगा। देखो क्या है, 7 क्रिस्टल समूह में 7 प्रकार के
जो सामने लिखे गए हैं क्रिस्टल समूह है या क्रिस्टल समुदाय 1 by 1 लिखते हैं और इसमें बनने वाले जालक ब्रेवी जालक कहलाते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 14 होती है। ठीक, देखते हैं। सबसे पहले आपको एक याद करना है C2 हर MCTC, ऐसा याद रखना है आपको। CTO हर MCTC, सीटो हर MCTC लिखते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। इसी के साथ आपको जो एकक कोष्टिकाएं हैं, इकाई कोष्टिका है, उनके प्रकार 14 कैसे याद रखने हैं अभी देखते हैं। सी का मतलब लिखते हैं सबसे पहले क्यूबिक, सी को कहते हैं क्यूबिक। टी को कहते हैं टेट्रागोनल, टी को कहते हैं टेट्रागोनल। ओ को कहते हैं ऑर्थोरोम्बिक, ऑर्थोरोम्बिक। और एच को कहते हैं हेक्सागोनल, एच को कहते हैं हेक्सागोनल। आर को कहते हैं रोम्बोहेड्रल, एमसी को कहते हैं मोनोक्लिनिक, टी को कहते हैं ट्राइक्लिनिक। ऐसे याद रखना है आपको। अर्थात जो पहला अक्षर है अल्फाबेट का वो आपको याद रखना है, उस हिसाब से लिख देना है और इनको बार बार लिख के प्रैक्टिस करना है। इसी के साथ आपको यहां संख्या याद रखनी है, एक 324 11 21 और ये टोटल कितना हो गया? 14। इसी के साथ आपको अक्षीय दूरियां भी याद रखनी है। क्या याद रखनी है? अक्षीय दूरियां। देखो, दो चीजें पढ़ी थी पैरामीटर में अपन ने, अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण। अक्षीय दूरियों को किससे दर्शाया था? ABC से। किससे दर्शाया था? ABC से। और अक्षीय कोण को दर्शाया था अल्फा बीटा और गामा से, अल्फा बीटा और गामा से। तो ये चीजें यहां लिखनी है। इसके लिए देखो कैसे याद करोगे। अपन यहां नंबर लगा देते हैं, कितने हो गए? पूरे के पूरे 7 हो गए। ठीक है, अब देखो अक्षीय दूरियों के लिए क्या करना है आपको? ऐसा लिख देना है, ए बी बराबर होते हैं और सी भी बराबर होता है। दूसरे में क्या करना है? ए बी बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है। तीसरे में क्या करना है? ए बी बराबर नहीं है और सी भी बराबर नहीं है। 3 हो गए। तीसरे के बाद जैसे ही चौथा लिखते हैं, ऊपर वाला लिखा जाता है जस्ट उल्टा लिख देते हैं। ए बराबर बी नॉट इक्वल सी। इसी के साथ ऊपर वाला लिखेंगे, उल्टा लिख रहे हैं ना इसलिए। ए बराबर बी बराबर सी। हो गए क्या? 1 2 3 4 हो गए। 1 2 3 4 और कितने हो गए? 5। कितने बच गए? 2। उन 2 को लिखते हैं बी नॉट इक्वल और सी भी नॉट इक्वल। ये भी लिखना है ए भी नॉट इक्वल बी नॉट इक्वल सी। ऐसे तो आपको याद रखना है क्या? अक्षीय दूरियां। पहले आपको ये याद होना चाहिए C2 हर MCTC। इसके बाद संख्या 324 11 21, ये 14 टोटल हो गए। इसी के साथ अक्षीय दूरियां A
बी, सी सी दर्शाते हैं। इसमें तीनों बराबर, इसमें बी और सी बराबर नहीं है, यहाँ बराबर नहीं है, जस्ट उल्टा लिखना है यहाँ वाला, और फिर ये वाला ऊपर वाला निकला है और ये नीचे दोनों। ठीक है क्या? अब देखते हैं अक्षीय कोण। 3 के लिए अक्षीय कोण बिल्कुल सेम रहेंगे। 3 के लिए लिखना है आपको अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर 90 डिग्री के। दूसरी में भी सेम ऐसा ही लिखना है, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री। तीसरे में भी ऐसा ही लिखना है, अल्फा बीटा गामा बराबर 90 डिग्री। 3 तो आपके कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगला आता है हेक्सागोनल। उसमें देखो षटकोणीय बोलते हैं जिसको, अल्फा बराबर बीटा, ये दोनों तो होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन गामा क्या होता है 120 डिग्री का। और इसी के साथ जो अगला आएगा उसमें आपको देखना है अल्फा बराबर बीटा बराबर गामा बराबर नॉट इक्वल हैं, ये सारे के सारे 90 डिग्री के। जो अगला आएगा उसमें देखना है अल्फा गामा बराबर कितने होते हैं 90 डिग्री के, लेकिन बीटा नॉट इक्वल होता है 90 डिग्री। और लास्ट वाला है उसमें तो सारे के सारे ही क्या नहीं होते हैं, अल्फा बीटा और गामा नॉट इक्वल 90 डिग्री। ऐसा याद रखना है आपको। देखो दोबारा बता रहे हैं, एक बार फिर से सुनो क्या है क्या नहीं है। आपको शॉर्ट में याद रखना है सी टू हर एम सी टी सी। सी का मतलब होता है क्यूबिक, सी का मतलब होता है क्यूबिक, टी का मतलब होता है टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, हेक्सागोनल, रोम्बोहेड्रल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक। ऐसा लिखने के बाद आपको लिखना है 324 11 21। टोटल कितनी हो गई 14। अक्षीय दूरियां कितनी हुई, इसमें बराबर हैं, इसमें एक बराबर नहीं है, इसमें दोनों बराबर नहीं है, और इसमें भी ऐसा जस्ट इससे उल्टे का लिखना है, इससे ये लिखना है, और उसमें दोनों में ऐसा करना है। अक्षीय कोण की बात की जाती है। अक्षीय कोण देखें तो पहले जो 1 2 3 है तीनों में क्या है समान, और जो 4 नंबर का है उसमें ऐसा, 5 वाले में ये 90 डिग्री नहीं, और 6 वाले में ये, और 7 वाले में ये। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एक बार कि हेक्सागोनल जो षटकोणीय होते हैं उसके लिए अक्षीय दूरियां व अक्षीय कोण का मान लिखो। तब आपको ऐसा लिखना था, ये और ये लिखना था। एक बार पूछा गया था मोनोक्लिनिक का कि मोनोक्लिनिक के लिए अक्षीय दूरियां और अक्षीय कोण का मान लिखिए, तब आपको ऐसा लिख के आना था। इसीलिए ये याद होना जरूरी है, और वैसे याद नहीं हो सकता, इसलिए अपन ने इसको एक सिस्टमेटिक तरीके से बना दिया ताकि आसानी से आप लोगों को याद हो जाए। ये तो था अपना 7 क्रिस्टल सिस्टम, और इसमें पूछा जाता है ब्रेविज जालक की संख्या कितनी होती है 14, और ये ब्रेविज जालक अपन ने यहाँ पर लिख दिए कि 14 ऐसे है। ओके, देखो हुआ कुछ, आया समझ में। इसको 2-3 बार आपने रफ कॉपी में बनाना, आपको याद हो जाएगा। तो 1 मिनट के लिए फिर से बोलते हैं, देखें ब्रेविज जालक की संख्या कितनी होती है 14। इसमें बनने वाले जो क्रिस्टल समूह होते हैं वो कौन से होते हैं, C2 हर MC C का मतलब होता है क्यूबिक, T का मतलब होता है टेट्रागोनल, O का मतलब होता है ऑर्थोरोम्बिक, H का मतलब होता है हेक्सागोनल, और R का मतलब होता है रोम्बोहेड्रल, M का मतलब मोनोक्लिनिक, और T का मतलब ट्राइक्लिनिक।
ऐसा अपन ने पढ़ लिया है जो आपको याद रखना है। आप अपने साथ रफ कॉपी और पेन लेकर बैठा करें, जिसके कारण से जैसे ही हो आप इनको नोट करते जाएं, या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसके कारण से आप आराम से बाद में भी नोट्स बना सकते हो और लंबे समय के लिए उसे पढ़ सकते हो। ठोस अवस्था में क्या क्या टॉपिक हुए ये देखो। 7 क्रिस्टल सिस्टम पूरा हो गया। इसी के साथ जो पिछली क्लास में एक रह गया था छोटा सा, उसमें गलती से कि दूसरी क्लास थी और फर्स्ट क्लास थी, दोनों के मध्य अंतराल में रह गया था एक छोटा टॉपिक जिसको समझाना बाकी था। वो था, देखो कौन सा, एन आइसोट्रॉपी, जिसको कहा जाता है विषमदेशिक, और दूसरा है आइसोट्रोपी, जिसको कहते हैं समदेशिक। ये क्रिस्टलीय व अक्रिस्टलीय जो सॉलिड थे उसके प्रकार में अपन ने लिखा था कि इनकी प्रकृति, जो क्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, ये अंतर था। तो उसमें देखो क्रिस्टलीय ठोस की जो प्रकृति थी वो विषमदेशिक थी, अक्रिस्टलीय जो थी उसकी प्रकृति कैसी थी, समदेशिक थी। बताते हैं क्या होता है समदेशिक और क्या होता है विषमदेशिक। देखो, विषम का मतलब होता है, ऐसा लिख सकते हो, भिन्न या अलग अलग, अलग अलग। इस सम को उठाओ, यहां लिख दो, सम का मतलब होता है समान, सम का मतलब होता है समान। विषम, अलग, सम, समान, अर्थात देखना जो क्रिस्टलीय पदार्थ होते हैं, पदार्थ के भौतिक गुण, जैसे चालकता, अपवर्तनांक, चालकता, अपवर्तनांक, कठोरता, तनन सामर्थ्य आदि का मान यदि भिन्न भिन्न प्राप्त होता है, आदि का मान भिन्न भिन्न प्राप्त होता है तो उसे कहा जाता है विषमदेशिक, और यदि समान प्राप्त होता है तो उसको क्या कहते हैं, समदेशिक। अपन डायग्राम बनाते हैं। क्रिस्टलीय जो ठोस होते हैं, क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण ऐसे पाए जाते हैं। ऐसे डायग्राम बनाना है। इसी के साथ यहां मध्य में दूसरे आयन, ऐसे। और जो अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनमें ये व्यवस्था ऐसे नहीं होती है। किसी भी तरीके से अव्यवस्थित हो सकते हैं, ऐसे। जैसे ही मान लो कोई भी जैसा इसमें गुण है ये सामने लिखे हुए हैं, जैसे चालकता की बात की जाती है तो विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित की जाती है तो इधर से इधर चलते हैं और इधर से इधर चलते हैं। ऐसा नहीं चलते हो तो इधर से इधर चल लो। इसका जो मान प्राप्त होगा
आगे क्या होता है, भिन्न भिन्न। मान प्राप्त होता है वो क्या होता है, भिन्न भिन्न। और इधर चलते हैं तो मान क्या होता है, समान। देखो कैसे समान, इस साइड से ये दी जाएगी तो देखना ये गोला, फिर स्पेस, फिर गोला, फिर स्पेस, फिर गोला, फिर स्पेस, ऐसे चलता जाएगा। इधर से भी जाते हैं तो ये जो अवयवी कण, फिर स्पेस, अवयवी कण, स्पेस, अवयवी कण, स्पेस, ऐसे किसी भी दिशा से गुजारते हैं तो समान प्राप्त होता है। किसका ना, मान, इनके जो भौतिक गुण हैं इनके। और इसमें कैसे होते हैं, अलग अलग प्राप्त होते हैं। तो अलग अलग प्राप्त होते हैं उसको तो क्या कहा जाता है, विषमदेशिक। और जो समान प्राप्त होते हैं उसको क्या कहा जाता है, समदेशिक। बात समझ में आई क्या? ये थे आपके जो अक्रिस्टलीय और क्रिस्टलीय जो सॉलिड थे, उसमें अपन ने ये समझाना थोड़ा भूल गए थे, इसलिए आपको अब समझा दिया है। कोई प्रॉब्लम? ठीक है। देखो अगला टॉपिक अपना रहेगा ठोसों में दोष। ठोसों में दोष इसको कहते हैं डिफेक्ट इन सॉलिड्स। डिफेक्ट्स इन सॉलिड, ठोसों में दोष अगला टॉपिक है। इससे पहले अपन ने जो हुई क्लास है उसमें पढ़ रहे हैं लगातार, और पहली क्लास में आपको बताया गया था कि क्या क्या, कौन सा, कैसे, किसके बाद क्या पढ़ना है। उसमें जो अगला टॉपिक है 7 क्रिस्टल सिस्टम के बाद, वो है ठोसों में दोष। और ठोसों में दोष को इंग्लिश में बोला जाता है डिफेक्ट इन सॉलिड्स। देखो क्या है क्या नहीं है। अपने को पता है कि अवयवी कण क्या हो सकते हैं, आयन हो सकते हैं, परमाणु हो सकते हैं, अणु हो सकते हैं, ऐसा आपको बताया गया था। ये एक सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित होते हैं, जैसा सामने बना दिया गया है ऐसा सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित होते हैं। कब? 0 केल्विन टेम्परेचर पर। 0 केल्विन टेम्परेचर पर ये सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित होते हैं। इसीलिए इस समय का जो क्रिस्टल होता है उसको कहा जाता है आदर्श क्रिस्टल। आदर्श क्रिस्टल। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है, 0 केल्विन टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो इसमें जो अवयवी कण होते हैं, ये अवयवी कण में कुछ ना कुछ अनियमितता या विचलन हो जाता है। इस अनियमितता या विचलन को ही क्या कहा जाता है, दोष। इसमें अपन ने कह दिया कि कोई भी ठोस पदार्थ है उसमें अवयवी कण व्यवस्थित होते हैं, एक नियमित तरीके से, सिस्टमेटिक, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित होते हैं। इसकी जो क्रमबद्धता या सुव्यवस्था है, इसमें क्या हो जाता है, विचलन या अनियमितता हो जाती है। इसी को अपन कहते हैं ठोसों में दोष। कोई भी क्रिस्टलीय ठोस, उसमें अवयवी जो कण होते हैं, उन अवयवी कणों में जो इनकी व्यवस्था थी, उस व्यवस्था या क्रमबद्धता में क्या हो जाए, विचलन। इसी को दोष कहते हैं।
तो सुनना फिर से, ठोसों में अवयवी कणों की सुव्यवस्थित व्यवस्था व क्रमबद्धता में विचलन या अनियमितता ही ठोसों में दोष कहलाती है। जनरली ये दो प्रकार के होते हैं। एक दोष को कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक दोष, इलेक्ट्रॉनिक दोष। दूसरा होता है जिसको कहा जाता है बिंदु दोष, या कहा जाता है परमाणवीय दोष। बिंदु दोष या परमाणवीय दोष। बिंदु दोष आगे चलकर दो प्रकार, जिसमें एक का नाम होता है रिक्तिका दोष, रिक्तिका दोष, और दूसरे का नाम होता है अंतराकाशी दोष, अंतराकाशी दोष। ये तो पाए जाते हैं नॉन आयनिक सॉलिड, नॉन आयनिक सॉलिड में। इसी के साथ जो आयनिक सॉलिड होते हैं, उन आयनिक सॉलिड में अन्य प्रकार होते हैं, जिसमें देखते हैं तीन। कौन कौन से आते हैं? एक का नाम होता है स्टोइकियोमेट्री दोष, स्टोइकियोमेट्री दोष। दूसरे का नाम होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष, मितीय दोष। और तीसरे का नाम होता है अशुद्धि दोष। अशुद्धि दोष, ये सारे के सारे प्रकार पढ़ेंगे अपन इसी में दोष में। सुनना क्या है फिर से एक बार बताते हैं। ठोसों में दोष। क्रिस्टलीय ठोसों में अवयवी कण एक सुव्यवस्थित व क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित होते हैं। उस क्रमबद्धता व सुव्यवस्था में विचलन या अनियमितता होना ही ठोसों में दोष कहलाता है। दोष दो प्रकार का होता है जनरली। एक का नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक दोष या त्रुटि भी बोलते हैं इसे। दूसरे को कहा जाता है बिंदु दोष या परमाणवीय दोष। बिंदु दोष दो प्रकार के होते हैं। एक का नाम होता है रिक्तिका दोष और दूसरे का नाम होता है अंतराकाशी दोष। ये पाए जाते हैं नॉन आयनिक अनआयनिक ठोसों में। जबकि जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस में बिंदु दोष तीन प्रकार के होते हैं। स्टोइकियोमेट्री दोष, दूसरे का नाम होता है नॉन स्टोइकियोमेट्री दोष और तीसरे का नाम होता है अशुद्धि दोष। तीन प्रकार हो गए आयनिक और ये अनायनिक में। क्वेश्चन पूछा जाता है नॉन आयनिक ठोसों में किस प्रकार पाए जाने वाले जो दोष होते हैं उनका नाम लिखिए। देखते हैं वन बाय वन क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है इसमें। देखो, इलेक्ट्रॉनिक दोष, अपन ने दोष की परिभाषा पढ़ ली। अब सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉनिक दोष क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक दोष देखो, सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न दोष। सामने जैसा लिखा हुआ है वैसा ही लिख देते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या लिख दिया? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होने वाला दोष क्या कहलाता है?
इलेक्ट्रॉनिक दोष। इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होने वाला दोष इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाता है। इस दोष में क्या होता है, देखो, कम ताप पर इलेक्ट्रॉन होते हैं आद्य अवस्था में, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाता है। निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में आ जाता है। जैसे ही आएगा तो अपनी जो स्थान है वहां पर क्या बना देगा, होल। क्या बना देगा, होल। और होल बनने के कारण इसमें क्या पैदा हो गई, अशुद्धि। क्या पैदा हो गई, अशुद्धि। इधर इलेक्ट्रॉन की गति के कारण क्या हुई, अशुद्धि। बात समझ में आई क्या, होल और इलेक्ट्रॉन के कारण क्या हो गई, अशुद्धि। इसी को कहते हैं अपन क्या, इलेक्ट्रॉनिक दोष। बात क्लियर है। जैसा नाम है इसका इलेक्ट्रॉनिक दोष, आपको वैसा लिखना है। इलेक्ट्रॉन के कारण उत्पन्न होने वाला दोष इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन इसमें ऊर्जा ग्रहण कर निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में चला जाता है, जिसके कारण से वहाँ होल बन जाते हैं। और होल व इलेक्ट्रॉन के कारण से उत्पन्न होने वाले दोष इलेक्ट्रॉनिक दोष कहलाते हैं। इसी का दूसरा प्रकार जिसका नाम है बिंदु दोष। क्या नाम है, बिंदु दोष। दूसरा प्रकार जिसका नाम है बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष। बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष। अपने को पता है जनरली क्या होता है, क्रिस्टल की व्यवस्था कैसे होती है, कैसे नहीं होती है। ऐसे सुव्यवस्थित तरीके से पाया जाता है। क्रिस्टल में जो अवयवी कण होते हैं एक निश्चित व्यवस्था में होते हैं। इसको आप कह सकते हो क्रिस्टल जालक। और इस क्रिस्टल जालक में ये जो है वो कहलाते हैं जालक बिंदु। क्या कहलाते हैं, जालक बिंदु। तो इस जालक बिंदु में क्या हो जाए, विचलन या अनियमितता, तो उसको क्या कहते हैं, बिंदु दोष या परमाणुवीय दोष। देखना कैसे, येलो। मैंने इसको यहां से एक को मिटा दिया तो बताओ क्या जैसा पहले सिस्टम से था वैसा का वैसा है क्या, नहीं है। और इसमें क्या पैदा हो गया, कुछ ना कुछ दोष पैदा हो गया। इसी को क्या कहते हैं, बिंदु दोष। तो एक सिस्टमेटिक तरीके से व्यवस्थित थे पहले वाले में, जबकि इसमें एक जालक बिंदु में अव्यवस्था या विचलन हो गया, जिसके कारण से जो दोष उत्पन्न होता है उसे बिंदु दोष कहते हैं। बात समझ में आई क्या। और जो बिंदु दोष, एक बिंदु था, इसी के साथ ये पूरी की पूरी एक रेखा में दोष उत्पन्न हो जाए या विचलन हो जाए, चाहे इधर से मान लो और चाहे इधर से मान लो, ये एक पूरी की पूरी रेखा में विचलन हो जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं रेखीय दोष। उसे कहा जाता है रेखीय दोष। बात समझ में आई क्या, बिंदु दोष, रेखीय दोष। क्लियर है। रेखीय दोष समझा दिया, पूरी की पूरी रेखा में विचलन। बिंदु दोष का मतलब एक जालक बिंदु में विचलन हो जाए तो उससे क्या कहते हैं, बिंदु दोष। बिंदु दोष के आगे जो प्रकार हैं वो कौन कौन से थे अभी बताए हैं आपको। देखो, एक का नाम होता है
रिक्ति का दोष, एक का नाम क्या होता है रिक्ति का दोष और दूसरे का नाम क्या होता है अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, एक का नाम क्या था रिक्ति का दोष, दूसरे का नाम क्या था अंतराकाशी दोष। हो गए रिक्ति का दोष, अंतराकाशी दोष। सामने जैसा लिखा हुआ है क्रिस्टल बना हुआ है जालक, इस क्रिस्टल जालक में सभी अवयवी कण एक निश्चित नियमित ज्यामिति व्यवस्था में है। इसमें से एक जालक बिंदु बाहर निकल जाए और इसका स्थान क्या हो जाए खाली, तो उसको क्या कहते हैं रिक्ति का दोष। क्या हो जाए खाली, इसको क्या कहते हैं रिक्ति का दोष। रिक्ति का दोष जैसे ही हुआ यहां पर खाली स्थान हो गया, मतलब घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ा, घनत्व घट गया क्या कम। और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रिक्ति का दोष उत्पन्न होते जाएंगे। जैसे टेम्परेचर बढ़ता है बढ़ाया जाता है तो रिक्ति का दोष उत्पन्न हो जाते हैं। बात समझ में आई क्या? दोनों देखते हैं क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। एक का नाम था रिक्ति का दोष, दूसरे का नाम था, इधर लिख देते हैं, अंतराकाशी दोष। अंतराकाशी दोष, इसमें देखना अवयवी कण एक सिस्टमेटिक तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से व्यवस्थित दिख रहे हैं आपको। इसमें भी ऐसा ही है, केवल बनाए जा रहे हैं आपके सामने अभी, और दोनों में डिफरेंस पता चलेगा कैसे क्या है क्या नहीं है। इसमें कोई भी जालक बिंदु का स्थान क्या हो जाए खाली, इसमें एक अवयवी कण कहाँ आ जाए अंतराकाशी स्थान में, इसको कहा जाता है अंतराकाशी स्थान। इस अंतराकाशी स्थान में आ जाए तो उसे अंतराकाशी दोष, और इसमें से बाहर निकल जाए रिक्ति का दोष। दूसरा पॉइंट, जैसे ही रिक्ति का दोष होता है घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है बताओ? घनत्व कम होता है। अंतराकाशी दोष की बात की जाती है तो घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है बताओ? बढ़ता है। और ऐसे जो दोष होते हैं वो तापमान बढ़ाने से बढ़ते हैं। कौन से दोष हुए? रिक्ति का दोष। ये दोनों दोष जनरली इसमें सामान्यतः नॉन आयनिक ठोस में पाए जाते हैं। क्लियर है? इसी के साथ जो आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस, उस आयनिक ठोस में बिंदु दोष के जो प्रकार हैं वो अन्य, वो भी अपन नेक्स्ट अगली क्लास में बात करेंगे क्या है क्या नहीं। 2 मिनट के लिए बताते हैं, फिर अगली क्लास में बात करेंगे। ये तो आपके समझ में आ गया अच्छी तरीके से।
देखो आयनिक ठोसों में दोष कितने प्रकार के? 3। एक का नाम स्टोइकियोमेत्रीय दोष, दूसरे का नाम अशुद्धि दोष और तीसरे का नाम नॉन स्टोइकियोमेत्रीय दोष। ये तीनों के प्रकार हैं, डिटेल से अगली क्लास में पढ़ेंगे और जानेंगे। इसी के साथ आपको बार बार सूचित किया जा रहा है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाना है। जैसे ही अगला वीडियो अपलोड हो आपको उसकी तुरंत सूचना मिल जाए, इसीलिए थैंक यू।